बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर से कशीदगी, ईरान अमेरिका के एक दूसरे पर हमले और ईरान अमेरिका जो अमन मुआहिदा है उस पर ख़तरात किस तरह मुंडलाने लग गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के ईरान पर एक दफ़ा फिर से लफ्ज़ी वार, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने इस पर सालसी करवाई, वज़ीर-ए-आज़म का मुमकिन दौरा ईरान और तुर्किया, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद साहब, जियो पोलिटिकल एनालिस्ट है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जावेद बलोच साहब सीनियर तहज़ीरकार हमारा साथ दे रहे हैं। जावेद बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर तहज़ीरकार आमिर खाक वानी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आमिर खाक वानी साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा और आपसे पूछूंगा कि ये मामला जो है वो इसके बारे में बात की जा रही थी कि हल होता उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, मुआहिदा भी हो गया, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, एक दफ़ा फिर से कशीदगी, क्या वजूहात? देखें, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चीज़ को समझने की है कि एमओयू जो साइन हुआ वो तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जी। कि दोनों साइडों ने पहले इस चीज़ पे इत्तेफाक किया कि हम जंग को बंद कर दें और उसके बाद बैठ के बातें करें, हम उसके मुमकिन उसको हल की तरफ जाएं। उसके लिए जो पहली बैठक हुई, जो कि जिसके अंदर इन्होंने अपने 5 डायरेक्शंस जो है ना वो सेटल की, जिसके अंदर ये था कि उन्होंने एक जो लेबनान का फ्रंट है उसके लिए इन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल या कॉन्फ्लिक्ट स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म डेवलप किया, और उसके साथ साथ जी इन्होंने हॉटलाइन डेवलप की ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी जो मसाइल हैं उनको भी साथ साथ हल किया जा सके। ये तो दो मैकेनिज्म बना लिए गए। उसके साथ साथ फिर ये था कि वर्किंग ग्रुप्स बने हैं जो कि 3 से 4 हैं मेरे ख्याल में, जिनका काम ये था कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जाए, और उसके अंदर मेनली 3 ही पॉइंट हैं। एक तो ये है कि जो ऑलरेडी उनके पास तकरीबन 4.5 kg के करीब इनरिच यूरेनियम है जो कि 60% है, उसका कैसे डिस्पोजल करना है उसके बारे में बातचीत करनी थी। उसके अलावा ये है कि जो इनका एनपीटी के अंडर राइट है कि ये ग्रीन एनर्जी न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 2.67% से नीचे नीचे ये जो है ना इनरिच कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत थी। और आखिरी ये था कि इसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके बारे में कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस नहीं कर सकता। तो ये 3 पॉइंट तो न्यूक्लियर हो गए, और आखिरी जो 2 पॉइंट है वो बेसिकली इनकी वॉर रिपरेशन के बारे में है कि जो इनकी एसेट्स हैं उनको कैसे सीक्वेंशियली इन्होंने अनफ्रीज करना है, उसके बारे में कतर के साथ जो है ईरान का एक मुआहिदा तय पा गया, जो कि जिसके अंदर मॉनिटरिंग होगी कि किस तरीके से ये अनफ्रीज होगा। उसमें पहली किस्त जो है 12 बिलियन की वो है कि वो रिलीज कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर 12 है, और उस तरह इन टोटल जो है वॉर रेपरेशंस में 300 बिलियन जो है वो इनको पे किए जाएंगे मुख्तलिफ मद में मुख्तलिफ तरीकों से। और आखिरी पॉइंट ये था, जो पांचवा, ये था कि इनके जो 60 डेज के लिए सैंक्शंस लिफ्ट कर दी गई हैं अमेरिका की तरफ से, ताकि ये अपने जो एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल है और पेट्रोकेमिकल्स है ये कर सकें, और उससे भी ये ताकि कमा सकें। तो ये 5 पॉइंट या 5 डायरेक्शन जो है सेटल हुई हैं। लेकिन इसमें जो कार्डिनल पॉइंट था वो यकीनी तौर पे यही था कि ऑल फ्रंट्स में से लेबनान वाला फ्रंट भी इसराइल की वजह से वो बेयकीनी की, मैं समझता हूँ, कैफियत में ही रहा। और उसमें चूंकि गारंटी अमेरिका ने दी हुई है कि उसको कंट्रोल करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये 2 लेवर हैं। एक लेवर है अमेरिकन के पास जो कि वहां पे इसराइल के हवाले से, और एक लेवर यहाँ पे है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो जब भी बीच में बातचीत में जब भी कोई ऐसी चीज प्रॉब्लम में आती है तो इन दोनों एंड्स को हॉट हो जाते हैं ये। तो अब भी तकरीबन यही सिचुएशन डेवलप हुई है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद या एक्सपेक्टेशन अमेरिका चाह रहा था न्यूक्लियर के हवाले से, वो ईरान उस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो ये वो चीज़ें जिनके बारे में, और उसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये दोनों एंड्स दोबारा हॉट हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा गिव एंड टेक और हॉट एंड कोल्ड ये चलता रहेगा। और साथ साथ ये है कि ये 30 तारीख को ये दोबारा मिलेंगे, और उसके साथ दोबारा ये बातचीत भी शुरू हो जाएगी। और उसका कुछ एक डोमेस्टिक पहलू भी है, चूंकि इनके इलेक्शंस भी आ रहे हैं अमेरिका में, तो उस हवाले से भी इन्होंने उसको थोड़ा सा देखना है। और इसी हवाले से ज़ाहिर है डोमेस्टिक जो आईआरजीसी का रोल है थोड़ा सा हॉकिश होता है। तो ये इस तरीके से मेरे ख्याल में ये चीज़ें कुछ फॉरवर्ड चल रही हैं। बिल्कुल सही है। जावेद बलोच साहब, सर बताइएगा, कुछ मामला जो बेहतरी की तरफ जा रहे थे, आपको लगता है कि उसमें जो खलल है वो दोबारा से दुनिया के लिए ख़तरा बन रहा है? शुक्रिया उसामा। जैसे कि आपने देखा कि जो अपना हरमज है
वो फ्लैश पॉइंट है इस सारे एपिसोड का, इस सारे तनाज़ा का। चूंकि ईरान भी अब समझता है कि अपना हरमज जो है वो एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको वो बतौर टूल जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। उसने किया भी सही। इससे पूरी दुनिया की जो है वो ट्रेड ट्रेड मुतासर हुई। आपके लम्हे है अमेरिका से लेके और यहाँ यूरोप और बाकी मुल्क, मिडल ईस्ट तो है ही है। तो पूरी दुनिया जो है वो चीख उठी थी उस समय के, जब ये अपना हरमज बंद हुआ और इस पे जहाज रोके गए। और अब भी जो सूरत हाल है उसी को ही जो है वो ईरान इस्तेमाल कर रहा है। नो डाउट ईरान ने जो सवारी किया, मुकाबला किया, जो हमले हुए थे ईरान पर, उसे उसने बर्दाश्त किया। और जो अमरीकी अड्डे थे उसको, उनको भी निशाना बनाया, इसराइल को भी जवाब दिया। तो इस सारी सूरत हाल में अब ये जो 47 ईयर्स का डिस्प्यूट है, ये तनाज़ा जो है, ये ऑल ऑफ सडन जो है वो हल होने वाला नहीं है। हर एक को पता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है, अमेरिकी प्रेसिडेंट को भी पता है, ईरान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, और पूरी दुनिया को ये पता है कि ये एक दिन में जो है ये एमओयू तो हो गया। ये तो एक बेसिक एक एग्रीमेंट कहें, एमओयू कहें इसको, जो भी नाम दें, लेकिन ये एक बेसिक चीज है। ये कोई हतमी चीज तो है नहीं। सब जानते हैं आप, जो 60 डेज का जो एक बड़ा सख्त मरला उसे हम कह सकते हैं कि ये 60 रोज का जो जिस तकनीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वो एक एक पॉइंट पे जो है उन्होंने बात करनी है। एक एक चीज पे, लिट्टी गिट्टी पे जो है, ये जब चीजें चलती हैं आगे तो फिर कई बार जो है वो डेडलॉक पैदा होंगे, कई बार जो है वो चीज आगे बढ़ेगी, कई बार ऐसा भी होगा कि फिर दोबारा सालिस जो है वो उसमें आना पड़ेगा, कतर को आना पड़ेगा, पाकिस्तान को आना पड़ेगा, और ये सारी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। अब जबकि ईरान की तरफ से एक गाइडलाइन जो है, जो शिप्स वहां पे चल रहे हैं या वहां से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए गाइडलाइन जो है वो दी गई थी, लेकिन उस गाइडलाइन को जो है वो नहीं माना गया। उस पर ईरान ने जो है तो उन पर ड्रोन वगैरह के जो भेजे और सारा कुछ एपिसोड हुई ईरान की तरफ से। फिर अमेरिका ने जवाब दिया, और वो बतौर अमेरिकी प्रेसिडेंट के 3 जो है वो ड्रोन मार गिराए गए, और एक ड्रोन जो है वो फिर उसने हिट किया, और लेकिन वो जहाज निकल गया। तो ये सारी चीजें ये चलती रहनी है। आप ये 60 दिन का अगर एग्रीमेंट 60 रोज के बाद या विद इन 60 डेज एग्रीमेंट हो भी जाता है, तो आप देखेंगे कि कभी महीने में एक बार, 2 बार या 2 माह बाद जो है ये कोई ना कोई चीज जो है वो चलती रहनी। क्योंकि इसमें सिर्फ अमेरिका और ईरान जो है वो शामिल नहीं है। ये चीज नोट करने वाली है कि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है वो इजराइल बैठा हुआ है, कि जिसने ये तहैया कर रखा है कि इस खित्ते में अमन कायम नहीं होने देना हर सूरत। अमेरिका समेत जो है जो मुल्क है वो बैठे हैं कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने अमन लेके आना है, अमन लेके आना, लेकिन इसराइल जो है, जो उसका बगल बच्चा है, उस वो कभी भी जो है वो नहीं जाएगा कि यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे सुकून हो, यहाँ पे सारी चीजें जो है वो स्मूथली चलती रहें। ये नो पीस नो वार वाली सूरत जो है वो चलती रहेगी, आप देखते रहेंगे। अब लेबनान की जो सूरत हाल है उसमें जो है वो एक फ्रेमवर्क जो है वो तय किया गया, लेकिन आप फिर भी देखेंगे इस फ्रेमवर्क के बाद भी देखेंगे कि लेबनान पे अटैक जो है वो बंद नहीं होंगे। आप देखेंगे कभी ईरान पे जो है वो चीज जाएगी, कभी यूएई की छेड़ा जाएगा, कभी कहीं पे छेड़ा जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में अगर इस खित्ते में अमन कायम हो गया उसामा, तो इसराइल जो है वो कहाँ जाएगा, इंडिया आपका कहाँ जाएगा, बाकी जो स्पेलर्स हैं वो कहाँ जाएंगे। तो मामला सिर्फ इतना सादा नहीं है कि आपने एक जो है वो एमओयू साइन कर लिया और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नो डाउट इस एमओयू साइन करने के लिए पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें की, जितनी बार जो है वो आपने, आपको पता है कि फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर जो है वो 2 बार उन्होंने ईरान का दौरा किया, और वार जोन में जाके वो वहां पे रहे और उन्होंने बातचीत की, सारा कुछ किया। मोहसिन नकवी वहां पे गए, और इसी तरह वज़ीर आज़म की जो राब्ते हैं वो भी आपने देखे, दुनिया के साथ जो राब्ते। तो कहने का मतलब ये है कि इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है, अब कतर भी इसमें शामिल हो गया, सारे लोग, तो ये ठुक ठाक जो है ना वो आप देखेंगे कि चलती रहेगी। क्योंकि फायदा इसी में है कि ये जो है वो मामला खराब रहे, मामला खराब होता रहे, फिर इसमें फिर मीडिएशन हो, फिर लोग इसमें शामिल हो, कभी इसराइल की बात हो, कभी अमेरिका की बात हो, कभी किसी और की बात हो, तो मामला जो है वो इसी तरह चलता रहना। उसामा आप देखेंगे बिल्कुल ठीक कि अब जबकि फ्लैश पॉइंट जो अपना हरमज है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, जी। उसको उस पर ईरान कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। क्योंकि
वो ऐसी चिड़िया है कि जिसे इस्तेमाल करके जो है वो ईरान जो है अपनी बात मनवा सकता है, अपनी बात को जो है वो आगे बढ़ा सकता है। तो अपना हरमज इतनी आसानी से बेशक फ्री हो जाए, बेशक ईरान उस पर कोई टोल ना ले, लेकिन इवन देन जो है वो कभी आप देखेंगे कि ये अपना हरमज का मामला जो है वो इसी तरह चलता रहेगा और इस पर कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहेगा जब तक कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता या फाइनल जो है डिसीजन नहीं होता, तो ये चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल सही है। साबिर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच सर। साबिर शाह साहब बताइएगा कि जिस तरीके से आबनाए हुरमज़ का जो एक दो टोक मौक़िफ़ आबनाए हुरमज़ पे ईरान का है, सर आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक तरीके से मामला जो है वो लेके जा रहा है? कुछ लोग इस पर तनकीद भी करते हैं कि नुकसान किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो UAE और बाकी ममालिक का हो रहा है। आप किस तनाजुर में देखते हैं सर? देखिए जी, ईरान हैज डन वेरी वेल मेरे ओपिनियन में, बहुत अच्छे निगोशिएटर हैं। इसराइल के तसल्लुत और इन्फ्लुएंस को उन्होंने काफी हद तक खत्म किया है। इस तरह UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये भी लीडर बने हुए थे, उनकी लीडरी भी बहुत हद तक खत्म हुई है। कुवैत की लीडरी भी खत्म हुई है और तमाम दौलत होने के बावजूद वो अब ईरान के सामने ऊंची निगाह करके बात नहीं कर सकते। और सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए हैं क्योंकि दोनों जगह मलूकियत या बादशाहत है, तो जल्दी की ये मामला ठीक नहीं होंगे। इसी तरह मैं ये समझता हूँ जिस तरह कभी पाकिस्तान इंडिया के मामला तो तमाम तरह एग्रीमेंट्स के बावजूद कम से कम हमारी जिंदगी में ठीक नहीं होंगे, इसी तरह मेरा ज़ाती ख्याल है कि ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं होंगे। रोजाना आपको कोई ना कोई खबर मिलती रहेगी, कहीं से ड्रोन चल गया, कभी इसराइल ने शरारत कर दी, कहीं ईरान ने तेल रोक दिया, कहीं आमदोरफ्त रुक गई, तो ये एक अनसर्टेनिटी रहेगी। हाँ, ये जरूर होगा कि ये मामला चूंकि हेडलाइंस फ्लैश कर रहे हैं पिछले 3-4-5 महीने से, अब ये सेकेंडरी पोजीशन पे आ जाएंगे क्योंकि लोगों को सुन सुन के आदत हो जाएगी। ईरान बिल्कुल कंप्लीट कंट्रोल आबनाए हुरमुज़ का कैसे छोड़ सकता है? यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसी हथियार की वजह से तो आज यहाँ खड़ा है। मैं मानता हूँ पाकिस्तान की बहुत हिम्मत, बहुत कोशिश और बहुत जबरदस्त इंडेवर्स की वजह से जो भी MOU साइन होना था हुआ, लेकिन हमें भी इस वक्त, मैं आपके सवाल से जरा आगे निकलता हूँ, ये बेहतरीन मौका है, ताज़ा मामला है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस हमें यूज करना चाहिए और इंडिया से कम पानी का मसला हल करना चाहिए। अमेरिका से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए अपने एक्सपोर्टर्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए और एक्सपैट पाकिस्तानियों के लिए। इसी तरह जो यूरोपियन ममालिक अमेरिका के ज़ेरे असर हैं, वहाँ भी हमें अपने इकोनॉमिक फायदे की बात देखनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, दुनिया इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। आबनाए हुरमुज़ क्या है? ये इकोनॉमिक्स है। दुनिया का 18 से 20% तेल यहाँ से सप्लाई होता है इस 30-40-45 किलोमीटर के इस छोटी सी बेल्ट के अंदर से। ईरान वहां पे आप समझ लें कि थानेदार है। अब ईरान उनके काबू नहीं आ रहा। इसराइल की नींदें हराम है। अमेरिका और चाइना की देखा कितने दुश्मनी है। कई दफा जंग के करीब आए अर्ली 70s में, जब पाकिस्तान में हेनरी किसिंजर आए थे और यहाँ नथिया गली रहे, फिर हमने उनको वहां भेजा और काफी हद तक निक्सन ने दौरा किया, बाद में चीन का मामला ठंडे हुए। तो $800 अरब के करीब अमेरिका और चाइना का ट्रेड है, तमाम तक लड़ाई के बावजूद $800 अरब। चाइना की कितनी नफरत है इंडिया के खिलाफ, उसके बावजूद 100-125 अरब का ट्रेड है। यार हमारी अजीब दुश्मनी है, वो बिजनेस की तरफ सोच ही नहीं रही। बिजनेस को देखें, इकोनॉमिक्स को देखें, खुदा का वास्ता पानी को देखें। पानी कम हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, फ्लडिंग का खतरा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, टिम्बर माफिया आर एट वर्क, तबाही हो रही है सैलाब की वजह से, दुनिया भर में हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। तो इंडिया से ये मामला जो है ना, ये पानी वाला भी हल करें। अब वो पुरानी बहस हो गई कि हमें अपने रिजर्वोयर या डैम बनाने चाहिए, वल्लाह आलम कब तक बनेंगे। और हम तो इतना सारा पानी जो है इट गोज अनयूटिलाइज्ड इनटू द सी, many 100 मिलियन स्क्वायर एकड़ फीट। तो यार खुदा का वास्ता पानी को कम से कम स्टोर करें। आज एनर्जी की शॉर्टेज कल पानी की भी हो गई तो मारे जाएंगे, बुरी तरह मारे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। गिलगित का प्रॉब्लम आपके सामने है, कश्मीर का प्रॉब्लम आपके सामने है, बलोचिस्तान में अनरेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा इज रेस्टिव, परहैप्स अ बेल्ट ऑफ इट इज ऑन फायर। और हम अपने ही मुल्क में इनको जो दहशतगर्द हैं इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से। तो मामला मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है।
हमें इकोनॉमिक्स को ठीक करना पड़ेगा ताकि लोग फैसिलिटेटर ना बने टेररिस्ट के। इस तरह कराची की जो 35 साल तबाही हुई किसी एक सियासी जमात के हाथों, उसको ठीक करने में पता नहीं अभी कितने साल लग जाएंगे। गवादर आपके पास है, कितनी शिप्स अब तक डॉक हुई है, कितना ट्रेड हुआ है? बहुत कम हुआ होगा, क्योंकि वहां एरिया में सिक्योरिटी नहीं है। तो हमें सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए भी पैसा चाहिए, कोलैबोरेशन शायद चाहिए हो किसी स्टेज के ऊपर, असला चाहिए। तो इकोनॉमिक्स होगी, बेहतर होगी तो हम ये सारे काम कर सकेंगे ना, वरना पावर्टी है, इंडस्ट्री लग नहीं रही, उल्टी बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स जो है स्टैग्नेंट है। शुक्र करें कहीं से रेमिटेंसेस आ रही हैं तो करंट अकाउंट जो आपका डेफिसिट है वो कम हो रहा है, वरना तो सारा बेड़ा गर्क हुआ है। बाकी तो कहानी है सारी। फिस्कल डेफिसिट देखें बजट का, इनडायरेक्ट टैक्सेशन देखें आप, देखें अभी आपसे पूछें कितने बंदे आए हैं टैक्स नेट के अंदर, नतीजा क्या है? क्या आप ट्रेडर को पकड़ सकते हैं, उस पर टैक्स लगा सकते हैं? नहीं जी। ये तो मेन शहरों का हाल है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो गुत्थम गुत्था हुए हैं, ओवरलैप हुई हुई हैं चीजें, कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, इन सब का हल चाहिए। और इकोनॉमिक्स अब तक ठीक नहीं होगी तो बस मेरा ख्याल है काफी, अब हमने दुनिया भर में अपना नाम पैदा कर लिए, कम से कम सबसे पहले पानी के इशू को देखना चाहिए, जो कि अपर रिपेरियन है इंडिया, हम लोअर रिपेरियन है। दरियाओं का कोई मसला हल करें, इंडस वाटर ट्रीटी को जिंदा करें, तो इस किस्म के मामला को हमें देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या दोबारा से जो सूरत हाल थी ईरान अमेरिका की, एक तो जैसे भी तमाम मौजूद मेहमानों का ये कहना था कि ये अब हल्की फुल्की इस तरह की चीज़ जो है वो खबर आती रहेगी, चीज़ें चलती रहेंगी, ये है क्या बाकायदा जंग दोबारा से कुछ चांसेस हो सकते हैं, दुनिया दोबारा से मुतासिर हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें एमओयू के साथ ही जैसे जैसे डिसएंगेज हो गए हैं अभी, अमेरिका ने अभी अपनी मेजर कॉम्पिटेंट्स हैं उनको उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भी कुछ रिवर्स कर लिए, कुछ थिन आउट कर लिए। तो उस हिसाब से ये तो ज़रूरी है कि अब उस तरह की वॉर को हम नहीं परसीव करते। और दूसरा ये है कि जो एनर्जी सप्लाई लाइन है वो भी बहाल हो जाएगी, उसमें भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। और जैसे जावेद बलोच साहब फरमा रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी मेरी अपनी रीडिंग यही है कि ये आने वाले दिनों में इसमें टॉल तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये जरूर होगा छोटी मोटी, जो कि अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी उसमें मेंटेनेंस फी होती है, वो लेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, वी शुड हिट दैट, द प्रॉब्लम इज कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल इस नजरिए से जरूर इनके पास रहेगा, जो अलाउेबल भी है, वो है सॉवरेनिटी ऑफ ईरान के हवाले से। क्योंकि यहाँ से अगर जो शिप्स हैं, जो जंगी जहाज हैं, वो और सब अंदर जाके अगर 13 इनके जो अमेरिकन बेसिस थे उनको लोड करते हैं और वहां से इनके ऊपर मिसाइल फायर किए जाते हैं, तो ये काबिल कबूल नहीं है ईरान को। तो जो अभी इसके बाद का जो मैकेनिज्म है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने वाला, वो तकरीबन उसी तरह होगा जैसे कि तुर्की अभी कंट्रोल कर रहा है स्टेट ऑफ बास्फोरस को या डार्डिनल्स को। उसके ऊपर एक इसी तरह का कॉम्प्रिहेंसिव उनका एक मैकेनिज्म है जिसमें कंट्रीज ने साइन किया हुआ है, 1936 में है। वो मॉन्ट्रियो एक है मुआहदा जिसके तहत कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके से एक मुआहदा मैं समझ रहा हूँ कि जब बनने की उम्मीद है, जिसमें कि ऑल गल्फ स्टेट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, टर्की एंड मे बी इजिप्ट, ये मिलके उसको गारंटी देंगे और इस तरह का एक माहौल बनेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ईज आउट होते जाएंगे। आई अंडरस्टैंड कि ये अभी ट्रेड को रोकना मुमकिन नहीं है। आप देखें, जब एक पहले दिन यहाँ से जितने शिप्स निकले हैं वो तकरीबन ऑयल जो है वो 15 मिलियन बैरल के करीब यहाँ से ऑयल निकला है। और वो इतना ज्यादा है कि जो कि आप समझे पहले एक महीने में तकरीबन 20 मिलियन के करीब इनका निकलता था। तो उस हवाले से ईज आउट तो हो रही है चीजें, लेकिन ये जो सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ टारगेटिंग है, ये यस मैं एग्री करता हूं कि ये शायद थोड़ी बहुत रहेगी। और उसका ताल्लुक आप डायरेक्टली जो गजा में या साउथ ऑफ लेबनान में जो इशू है उसके साथ है। क्योंकि जब ये मायदा अभी हुआ था, एमओयू हुआ, उस एमओयू के अंदर एक क्लॉज थी कि इजराइल की जो आईडीएफ है, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, वो साउथ ऑफ लेबनान जितना उन्होंने कैप्चर किया है वो इलाका वो खाली करेंगे। उन्होंने वो खाली नहीं किया।
जबकि उसके बदले में उन्होंने वहां पे लीफलेट्स गिराए हैं ताकि उन लोगों के लिए जो वहां पे वापस आ रहे थे कि आप इस इलाके में वापस ना आए, तो और उनके लिए खतरा बढ़ेगा। तो ये वो चीजें जो थोड़ा सा कंट्रास्टिंग हो रही हैं, तो उसकी वजह से फिर ईरान, जाहिर है जैसे अभी बात हुई, साबिर साहब ये बात फरमा रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उनके हाथ में एक ऐसा कंट्रोल है जिसको वो छोड़ेंगे नहीं। तो ये सबसे आखिर में मुआहदा होगा, जो बाकी तमाम चीजें जब सेटल हो जाती हैं और ईरान की लाइकिंग के मुताबिक होती हैं, तो फिर एंड में जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इंटायरली फिर एक मैकेनिज्म के तहत गवर्न करने। अदरवाइज इस वक्त जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो इन्होंने चूंकि लोकल ऑर्डर्स के तहत इसको अपना टेरिटोरियल वाटर करार दिया है, और उसके बाद इन्होंने सुप्रीम लीडर से इसका एक ऑर्डर ले लिया है कि आईआरजीसी कंट्रोल करेगी पूरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को। तो ये वाला मैकेनिज्म इनका चलता रहेगा जब तक कि ये बाकी तमाम मसाइल हैं वो हल नहीं होते।